इज़्दिवाजी जिंदगी एतबार और बाहमी एहतराम के सहारे चलती है। मियां बीवी की कोई बात एक दूसरे से छुपी नहीं रहती, लेकिन गुजरांवाला की 5 बच्चों की मां और उसका शौहर अगरचे 15 बरस से इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रमजान ड्राइविंग कर रहा था कि इस दौरान उसकी बीवी की पाकिस्तान से कॉल आ गई। हेलो नजमा, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्यों? अभी बात क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो सकता है, चालान हो सकता है, पाकिस्तान नहीं है ये। अच्छा बस बस, दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं मजीद तुम्हारे इन बदतमीज बहन भाइयों के साथ नहीं रह सकती। खुदा हाफिज। अरे सुनो एक मिनट। फोन बंद हो चुका था। रमजान ने लहराती हुई गाड़ी को मुश्किल से संभाला और फिर सड़क के किनारे गाड़ी रोककर खुद बाहर निकल आया और बीवी को फोन मिला दिया। उधर शब्बीर ने देखा कि रमजान की बीवी नजमा का फोन बज रहा था। फिर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए फोन उठा लिया था। रहे नसीब, शुक्र है अल्लाह का, मेरे शौहर को मेरा ख्याल तो आया। क्या बकवास है, मुझसे सीधी तरह बात किया करो। मसला क्या है? अरे सड़क पर खड़ा हूं मैं। मसला जो भी है वो आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है मसला। क्या क्या बताऊं मैं आपको? आपकी माँ ने मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। कुछ भी कर लूं मैं, ये लोग मुझसे खुशी नहीं होते। देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे जिंदगी गुजारूं, तो प्लीज मुझे एक घर लेकर दें। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। तो अच्छा चलो, ये भी सोचा जा सकता है, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। उनका सुलूक तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। क्या? बस मुंह मत खुलवाओ मेरा। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं मजीद यहाँ रही तो मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम सुकून से बैठो, मैं कुछ करता हूँ। और कुछ? खुदा हाफिज। रमजान ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से दूर निकल गया। रमजान और नजमा की 15 बरस पहले शादी हुई थी। 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 वफात पा गए। रमजान शादी से पहले ही इटली मुकीम हो चुका था। हर साल पाकिस्तान का चक्कर भी लगाता था। नजमा का अलग मकान का मुतालबा बढ़ता जा रहा था, जिस पर उसके शौहर ने एक पुरकशिश तजवीज पेश की, लेकिन नजमा ने इनकार कर दिया। वो दोनों फोन अपने अपने कानों से लगाए बहस मुबाहिसे में मसरूफ थे। देखो, मेरी बात को तहम्मुल से सुनो। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें मालूम है गांव में चोरी चकारियां होती रहती हैं। तुम्हारा यूं रहते रहते मुनासिब नहीं है। एक बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारी मेरे माँ बाप या बहन भाइयों से नहीं बनती तो तुम मेरे पास इटली आ जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह, क्या मशवरा दिया। इटली आ जाऊं? मैं हरगिज वहां नहीं आऊंगी। वहां आकर तो मैं और भी तनहा हो जाऊंगी। आ जाती अगर तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त होता तो। फजूल बहस मत क्या करो मुझसे। कहा ना मैं इटली आ रही हूँ, ना मैं यहाँ तुम्हारे घर में रहूंगी। जा रही हूँ मैं अपने मैके। खुदा हाफिज। एक बददिमाग औरत है। अरे भाड़ में जाए। अम्मी से बात करता हूँ। पता नहीं क्यों तेरे भाई की इतनी याद आ रही है मुझे। लो, फोन आ गया, बड़ी उम्र है भाई इसकी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, ये सब क्या चल रहा है? नजमा कह रही घर में उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, और वो कह रही कि मैं क्या जाना चाह रही हूँ। पता नहीं बेटा, हमें तो कुछ पता नहीं। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है, पता नहीं क्या हो गया उसे। लेकिन वो तो कह रही कि मैं क्या जा रही हूँ। हमें क्या पता बेटा। लो, इटली तक खबर पहुंच गई और हमें यहाँ नहीं पता। घर में ही पड़े में हमें नहीं पता। अच्छा, मैं मेरी बात सुने, उसे रोकना भी मत। आप अगर जाना चाहती है तो जाए अपने घर में, देख लूंगा मैं। देख बेटा, मेरी एक बात सुन, तू उसे अलहदा घर ले दे। ये रोज रोज की किल की लड़ाई खत्म हो जाएगी। रमजान की माँ के पास उसके 2 भाई भी बैठे हुए थे और माँ के तासुरात से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मामला चल रहा है। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं अगले महीने आ रहा हूँ ना, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा बात सुने, किसी चीज की आपको जरूरत है मुझे बता दें, मैं लेते आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, बस तुम खुश रहो, आबाद रहो। ये देख बेटा, फोन बंद नहीं करना, बात कर इनसे। ये ले बात।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? यार भाईजान, अभी तक आपने मेरा फोन नहीं भेजा मुझे। अच्छा एक सेकेंड, भाई से बात करिए। खिला मुझे। हेलो भाई, क्या हुआ भाई? दुनिया इतनी जा रही है और अभी तक मैं पाकिस्तान में ही बैठा हुआ हूँ। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। भाईजान जल्द से जल्द कुछ करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। इटली से वापस आकर रमजान ने हालत मजबूरी एक छोटा सा मकान खरीद कर बीवी को दे दिया। फिर इस पर झगड़ा रहने लगा कि वो मकान बीवी के नाम पर किया जाए। नए मकान में 2 छोटे बच्चों के साथ नजमा खुश थी। कोई जरूरत पड़ती तो कलीमुल्ला नामी एक नौजवान रिश्तेदार से बाहर का काम करा लेती थी। सुबह का वक्त था। नजमा को देखा गया कि वो नौजवान कलीमुल्ला को फोन कर रही थी। हेलो, कलीम कहाँ पर हो तुम? घर पे हूँ, कुछ काम है, बोलिए। अच्छा घर से निकलो ना तो प्लीज इधर चक्कर जरूर लगाना। हाँ मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वैसे नाश्ता तो करवा देंगे ना आप? हाँ वही बना रही हूँ। अच्छा सुनो, पराठा खा लेते हो? एक नहीं 2। ठीक है बना रही हूँ, आ जाओ तुम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नजमा किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। दरवाजे की बेल बजी। नजमा ने खिड़की से झांक कर देखा। खुला हुआ है गेट, आ जाओ। कलीम सीधा बावर्ची खाने में पहुंच गया। क्या खुशबू है? पराठों की खुशबू होती ही ऐसी है। वैसे मैं इस खुशबू की बात नहीं कर रहा। अच्छा फिर? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ठीक है बना रही हूँ, आ जाओ तुम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नजमा किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। दरवाजे की बेल बजी। नजमा ने खिड़की से झांक कर देखा। खुला हुआ है गेट, आ जाओ। कलीम सीधा बावर्ची खाने में पहुंच गया। क्या खुशबू है? पराठों की खुशबू होती ही ऐसी है। वैसे मैं इस खुशबू की बात नहीं कर रहा। अच्छा फिर? परफ्यूम बहुत खूब लगाती हैं आप। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है परफ्यूम। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, मैं तुम्हें एक जरूर दूंगी। बाहर के परफ्यूम्स हैं सारे। अच्छा नाश्ता बन गया, वहां लेके चलो, ठंडा हो जाएगा। वो दोनों नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। बस तुम जल्दी से जो है गर्मा गर्म नाश्ता कर दो। शुक्रिया मामी। वैसे काम क्या था आपको? काम? भाई सब्जी मंगवानी थी। अब बच्चे सो रहे थे, उन्हें छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। कलीम तुम बहुत खूबसूरत और प्यारे से हो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं पहले? अरे आप माशाल्लाह खुद इतनी प्यारी हैं मामी। क्या फायदा इस प्यारे होने का? शौहर साहब तो एक नजर नहीं डालते। खैर तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है मैम। ये लो, और बाजार से कुछ सब्जी लेकर आ जाओ जल्दी से। ठीक है? नाश्ता तो कर लो। जल्दी खाओ ना। चलो मैं आगे करता हूँ, मैं पहले सामान ले आऊँ। नजमा ने कलीम को पैसे दिए और वो तेजी से बाहर निकल गया। कलीम के जाने के बाद नजमा ने कॉस्मेटिक से भरी अलमारी का पट खोला, अपनी पसंद की खुशबू छिड़की और कलीमुल्लाह के लिए भी एक शीशी निकाल कर रख ली। नजमा अपने से कम उम्र नौजवान कलीम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। कलीम अब अपना बहुत सा वक्त नजमा के घर में गुजारता था। इधर नजमा के शौहर को इटली में किसी ने मुखबरी कर दी थी कि तुम्हारी बीवी किसी से मिलती है।
इस खबर के बाद नजमा का शौहर 1 महीने के लिए पाकिस्तान आ गया और बीवी पर बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि उसे कुछ मालूम है। शब्बीर ने देखा कि नजमा का शौहर सुबह देर तक सो रहा था और उसी कमरे में नजमा अपने शौहर के सूटकेस में कपड़े रख रही थी। शौहर की आंख खुली तो वो हैरान सा रह गया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ। अरे ये क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। आपके कपड़े पैक कर रही हूँ, आखिर आपको वापस भी तो जाना है ना। अरे कौन जा रहा है भाई? मुझे आए हुए भी सिर्फ 4 दिन हुए। क्या बात है, इतनी जल्दी भेजना चाह रही हो? मैं क्यों भेजूंगी जल्दी? आपका घर है, आपकी मर्जी, जब तक चाहे रुके। वैसे एक बात है, तुम्हारी ये मोहब्बत कम हो गई है। फजूल बातें तो मत किया करो। 11 बज रहे, उठे आप, मैं जाके नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। नजमा किचन में पहुंची तो उसके फोन पर कलीमुल्लाह की कॉल थी। फोन साइलेंट पर था। हेलो, देखो जब तक यहाँ पर है तुम कॉल मत करना। जैसे कुछ मामला सेट होते हैं मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। खुदा हाफिज़। नजमा ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। शौहर भी वॉशरूम से निकलकर किचन में पहुंच गया। अरे यार, वो मेरा फोन तो नहीं आया था? फोन नहीं, फोन तो कोई नहीं आया। मुझे बेल बजने की आवाज तो आई थी। अच्छा फोन दिखाना था। मेरा फोन? ये तो दिखाओ भाई। ये देखो, ये कॉल आई तो है। अरे वो है ना कलीम, मेरा भांजा, इसे मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? इतने अरसे बाद तो आप आए हैं, जान छुड़ाए ना इस रिश्तेदारों से। मुझे दें, पता है चार्जिंग भी खत्म है, मैं मोबाइल चार्ज पर लगा देती हूँ। नजमा के हाथ पांव फूल गए थे, वो जल्दी से फोन उठा लाई। अच्छा ये बताओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया? जी जी, वही तो कर रही हूँ। अच्छा मेरे पीछे कोई चक्कर तो नहीं लगाते थे यहाँ के? चक्कर तो कोई नहीं लगाता था। हाँ, वो आपका भांजा आता था कभी कभी झांकने के लिए। हाँ, मुझसे भी कह रहा था कि वो अक्सर तुम्हारे घर में कोई लड़का चक्कर लगाता है। क्या? तो तो क्या भाई, मैंने कह दिया मुझे मालूम है, मेरा भांजा है। लेकिन बात सुनो, तुम क्यों इतना परेशान हो रही? परेशान नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ। आप मेरी जासूसी करवाते? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हाँ, मुझसे भी कह रहा था कि वो अक्सर तुम्हारे घर में कोई लड़का चक्कर लगाता है। क्या? तो क्या भाई, मैंने कह दिया मुझे मालूम है, मेरा भांजा है। लेकिन बात सुनो, तुम क्यों इतना परेशान हो रही? परेशान नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ। आप मेरी जासूसी करवाते? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो फिर अपने घर का बच्चा है भाई। बस तंग आ गई हूँ मैं आपसे और आपके घर वालों से। जान नहीं छोड़ेंगे मेरी। अच्छा बात सुनो मेरी, नाराज मत हो। एक काम करो, बच्चों को तैयार करो, आज हम बाहर घूमने चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। नजमा के चेहरे पर खौफ और उसके शौहर की आंखों में अजीब सी चमक थी। और ये नाश्ता भी नहीं बनाना। नजमा के शौहर ने अपनी बीवी को अपने सगे भांजे के साथ टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करते देख लिया था, लेकिन वो खामोश रहा। उधर नजमा ने अपने आशिक कलीम को बता दिया कि राज खुल गया है और अब शौहर को ठिकाने लगाने की जरूरत है। शब्बीर ने देखा कि शौहर की गैर मौजूदगी में नजमा अपने मुबैना आशना से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से नजमा के शौहर का मोहल्ले वालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया। शदीद मार कुटाई के बाद बच बचाव तो करा दिया गया, लेकिन एक तरह की दुश्मनी पैदा हो गई थी। मौके से फायदा उठाते हुए अपने शौहर को आशना की मदद से कत्ल करके इल्जाम मोहल्ले वालों पर डालने का मंसूबा बना लिया गया। फिर
एक दिन मंसूबा कामयाब भी हो गया। शौहर को गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश खाली प्लॉट पर फेंककर मकतूल के घर वालों को ये कहकर इतला दी गई कि मोहल्ले वालों ने रमजान को कत्ल कर दिया है। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि कलीम मुल्क से फरार होने के लिए एक बस में सफर कर रहा था। उधर देखा गया कि पुलिस मकतूल की बीवी से तफ्तीश कर रही थी और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। नजमा को हंसते मुस्कुराते पुलिस स्टेशन से निकलते देखा गया था। रमजान के कत्ल के 9 माह बाद पुलिस ने असरे नौ तफ्तीश की तो नजमा शौहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली गई, जबकि उसका आशना जो उसके शौहर का भांजा था मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था। गिरफ्तारी से पहले जब शब्बीर की टीम से मुलजिमा ने बात की तो वो कत्ल से इनकारी थी। मोहल्ले में ये बाइक पे जाते थे, शायद इन्होंने यही बोला। उनके साथ 2-3 लेडीज थी वो आदमी के साथ, तो उनके साथ ही बस इनका कह रही हैं कि रास्ते में आने जाने की वजह से कोई झगड़ा हो गया है। तो उसके बाद ये दोबारा फिर घर आए हैं, दोबारा घर आके तो दोबारा फिर उनके घर गए हैं। जब उनके घर गए हैं तो उन्होंने भी धमकाया और लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा वहाँ भी हुआ। मेरे और मेरे भाइयों के पास कत्ल करने का कोई ऐसा तनाजा नहीं था, कोई वजह नहीं थी। तो उनके पास तो तनाजा था, जो पैसों का मामला था, जगह का लेन देन कि हमें जगह दे दो, अपने घर वाली जगह दे दो, हमें पैसे दे दो, और धमकाना, हर वक्त धमकाते रहना कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को वो पकड़ लेंगे, ऐसी वैसी धमकियां देते थे। ये है मकतूल के लवाहिकीन। मेरा भाई कुछ अरसे से ससुराल में था अपनी बीवी के साथ, और काफी अरसे से उसने मुझे ये बताया कि थोड़ी थोड़ी मेरे साथ मेरे ससुराल वाले बातें करते हैं, मुझे धमकियां लगाते हैं। कुछ उसने कागजात भी अपने मुझे दिए थे कि ये मेरे कागजात अपने पास रख लो, तो लिहाजा मुझे इनसे खतरा है। मैं पता चला कि हमारे भाई की डेथ हो गई है, इस तरीके से हो गई है। हम वहाँ से आए हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने हर चीज वहाँ से गायब थी। उनके ससुराल वाली सारी औरतें एक बेड पे बैठी हुई थी, मुंह छुपाए हुए थे, कोई हमारे साथ रोया नहीं, हमारे साथ लाके किसी ने हमारे साथ बात नहीं की। इटली ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਤਾਜਾ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਧਵਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने इस वाक़े को इस तरह बयान किया है। ये 2021 में हाशमी कॉलोनी में मोहम्मद रमजान और उर्फ आसफ नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था जो कि इटली नेशनल था। उसमें मकतूल के भाइयों ने उसकी बीवी नजमा बीबी और उसके भाइयों पर शुबे का इजहार किया था। FIR हुई थी लेकिन वो अभी तक पेंडिंग चला आ रहा था। CPO साहब की हदायत पर दोबारा से टीम बनी और टीम ने फिर अपनी कोशिश करके उन औरतों को दोबारा से इंटेरोगेट किया। जो नजमा बीबी और उसकी बहन तबस्सुम ने दौरान इंटेरोगेशन ये इसके कत्ल का इकरार किया और उसके बाद उन्होंने बतलाया कि उनके साथ मकतूल का भांजा कलीमुल्लाह भी है जो इस वक्त बैरून मुल्क फरार हो चुका है। अपने ही घर में नकब लगाने के इस वाक़े ने शब्बीर को हिला कर रख दिया है। शब्बीर को उम्मीद है इस भयानक कत्ल में मुलव्विस मफरूज मुल्जिम किसी न किसी दिन इंसाफ के कटहरे में जरूर खड़ा किया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जुर्म की एक शक्ल ये भी है कि मुजरिम अपनी करतूतों से पर्दा उठने के बाद और भी सफाक हो जाता है और इंसानियत की हर हद फलांगने की कोशिश करता है। कभी कभी वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे नाकामी और कानून का सामना करना पड़ता है। चिन्योट में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, आइए देखते हैं। मैं हूं फारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने एक दिन देखा कि 8 साला मुनज्जम अपनी नौजवान फुप्पी के पीछे पीछे भाग रही थी और उसका फोन छीनने की कोशिश कर रही थी। फुप्पी कोई जरूरी वीडियो देख रही थी कि इस दौरान भांजी आन धमकी तो वो उसके पीछे लग गई थी। मुनज्जम, मैंने मना किया है ना बेटे। अच्छा छोड़ो मेरा पल्लू, पागल लड़की, आफत की पुड़ी है। दिखाती हूँ 1 मिनट। बच्ची फुप्पी से नाराज होकर जाने लगी तो फुप्पी को देखा गया कि वो जल्दी जल्दी कुछ डिलीट कर रही थी। फिर उसने इत्मीनान का सांस लिया और रूठी हुई भांजी को मनाने लगी। आफत की पुड़ी है ये लो देखो। अरे पुप्पू, ये तो कार्टून है, तो देखा हुआ है। हाँ तो मैं यही देख रही थी। नहीं, गानों की आवाज आ रही थी मुझे तो। अब ना तुम मुझसे डांट खाओगी। अच्छा इधर देखो, मेरी गुड़िया नाराज हो गई फुप्पू से। जी। अच्छा, और अगर मैं कैंडी दिला दूं तो? फुप्पू, मेरी प्यारी फुप्पू, मैं खुद जा सकती हूँ दुकान पर लेने? नहीं, अकेले क्यों, अपनी गुड़िया के साथ मैं खुद जाऊंगी। चलो मैं आपको कैंडी दिला के लाती हूँ, गुड़िया है मेरी। नौरीन अपनी भांजी 8 साला मुनज्जम का हाथ थामे घर से बाहर निकली और एक दुकान पर पहुंच गई, जहां आसिफ नामी नौजवान जो दुकानदार था निहायत आजिजी से पेश आया। अंकल, ये वाला बिस्किट दे दे और ये दे दे। और ये अंकल, ये वाला एक और दे दे। अच्छा, मुनज्जम बस एक बहुत है। नहीं, मुझे और लेनी है। मैं मना कर रही हूँ ना। अरे रहने देना, बच्ची है, लेने में क्या हो गया? वो दरअसल जल्दी जल्दी में ना मैं अपना पर्स लाना भूल गई। बस ये कुछ पैसे लेकर आई हूँ, अब इसमें सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना। अरे रहने दे, कोई बात नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप भेज दीजिएगा। खैर बेटा, और कुछ चाहिए? तो मैं घर जाके बताती हूँ। चलो अच्छा, मैं आपको ना घर जाके पैसे भिजवाती हूँ। अरे खैर है, पैसे तो आते रहेंगे जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू। लो चलो। नौरीन अपनी भांजी का हाथ थामे घर पहुंची और अलमारी से कुछ पैसे निकालकर अपनी भांजी के हवाले कर दिए। ये लो, ये पैसे अंकल को दे दो और उनसे ना उनका नाम भी पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, और अगर वो आपका नाम पूछे तो बता देना, कहना मेरी सबसे प्यारी फुप्पू है। ठीक है। नौरीन का अपनी 8 साला भांजी के जरिए आसिफ नामी नौजवान से न सिर्फ राब्ता हो गया था, बल्कि फोन नंबर का भी तबादला हो गया था। वो अक्सर रात के पिछले पहर एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन मसला ये था कि 8 साला बच्ची सोती अपनी पुप्पो के साथ ही थी, इसलिए नौरीन को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। शब्बीर ने देखा कि नौरीन और उसकी भांजी टीवी के सामने बैठी हुई थी। टीवी चल रहा था, नौरीन सर झुकाए आसिफ से चैट कर रही थी, जबकि भांजी नींद में थी। नौरीन ने खामोशी से भांजी को गोद में उठाया और एक कमरे में दाखिल हुई जहां उसकी मां सो रही थी। नौरीन ने मुनज्जम को मां के पहलू में लिटा दिया और खामोशी से बाहर निकल आई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और जल्दी से आसिफ को फोन मिला दिया। हेलो। हेलो। और तुम्हारी उस आफत का सुनाओ, कैसी है वो? सो गई? हाँ, भाभी के कमरे में सुलाकर आई हूँ, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है। चलो खुश नसीब हो तुम, कोई तो तुमसे चिपकता है, और एक हम है जिन्हें तुम लिफ्ट ही नहीं करा रही हो आज से। अच्छा ये बताओ, आ जाऊंगी? क्यों आ जाऊं? तुम्हारी फुप्पू घर है, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना, मेरे ख्याल से कोई उठ गया है। अब बल्कि काम करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर से फोन करती हूँ, तुम सोना नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ फिर। ओके बाय। कौन? मैं तुम्हें सुलाकर आई थी, तुम फिर उठ गई? वो वहाँ पे नींद नहीं आ रही है। अच्छा अब लेट जाऊं, नहीं तो मैं भाभी के कमरे में लेटे आके आ जाऊंगी।
जल्दी 10 मिनट में, आंखें बंद। फोन हो रही सुना दे। क्या मुसीबत है। अच्छा सो जाओ। नौरीन थपक थपक कर लोरी सुना रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर में बच्ची सो गई तो नौरीन ने चादर से उसका मुंह ढांप दिया और आसिफ को फोन मिलाने लगी। आसिफ शायद सो गया था और वहां से मुस्तकिल ये मैसेज आ रहा था कि मोबाइल बंद है। कहा था मैं फोन करूंगी। नौरीन बुरी तरह अपने दांत पीस रही थी। फिर उसने एक दो बार फिर आसिफ को ट्राई किया, लेकिन राब्ता नहीं हो सका, जिसके बाद वो खुद भी करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। नौरीन और आसिफ के दरमियान इश्क व मोहब्बत के पर्दे में मुबैना तौर पर और ही कोई खेल चल रहा था। अब नौरीन ने चोरी छुपे आसिफ को घर बुलाना शुरू कर दिया था। एक दिन शब था कि नौरीन घर में तन्हा थी, घर वाले कहीं गए हुए थे। नौरीन ने आसिफ को फोन मिला दिया। हाँ नौरीन। सुनो आसिफ, तुम आ सकते हो? हाँ मैं दुकान पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर पे कोई नहीं है? घर पे कोई नहीं है। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ, किसी को दुकान पे बिठा कर आना पड़ेगा। अच्छा सुनो, दरवाजा खुला हुआ होगा, तुम खामोशी से अंदर आ जाओ। चलो ठीक है, ओके ओके। राशिद, यार तेरा काउंटर देखियो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आसिफ ने आहिस्ता से नौरीन का दरवाजा खोला तो नौरीन बेखबर थी। वो खामोशी से नौरीन के पीछे खड़े होकर खंकारने लगा, जिस पर नौरीन उछल पड़ी। तुमने मुझे डरा ही दिया। बैठो। अच्छी लग रही हो आज नौरीन। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चाय नहीं। अच्छा वो कमरा तो दिखाओ जहाँ बैठ के तुम मुझसे बातें करती हो। वो कमरा तो बराबर में है, लेकिन नहीं, यहीं पे बैठो तुम। अरे नहीं नहीं, चलो ना उसी कमरे में, जरा मुझे उस कमरे की खुशबू सुननी है। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। यार देखो, यहाँ ना मेरा दम घुट रहा है। चलो ना वहाँ चल के बैठते जरा बातें करते हैं। तुम ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा चलो। शब्बीर ने देखा कि नौरीन आसिफ को कमरे की तफसीलात बता रही थी और आसिफ किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। आसिफ से बहुत करीबी ताल्लुकात कायम होने के बाद नौरीन ने अपनी 8 साला भांजी को जबरदस्ती भाभी के कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अक्सर आधी रात को आंख मलती हुई नौरीन के पास आ जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आधी रात को जैसे ही आसिफ नौरीन के कमरे से निकलकर दीवार चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा और उसके बाद बाहर कूद गया, तो नौरीन ने सुख का सांस लिया था और वो बिस्तर की चादर ठीक करके लेटने ही वाली थी कि उसकी भांजी आंख मलते ही रोते हुए उसके पास आ गई। तो मुझे आपके साथ सोने में वहाँ पे मुझे डर लग रहा है। हाँ मेरी जान का टुकड़ा, इधर आओ। क्यों आपको डर लग रहा है? आप तो मेरी बहादुर बच्ची हो, तो आप क्यों डर गई? तो तुम्हें छत से आवाज आई थी, शायद कोई भूत था। नहीं नहीं, कोई भूत नहीं था। अगर कोई भूत आया तो मैं उसे मार मार के भगा दूंगी। और वैसे भी आप तो बहुत बहादुर हो ना। अब आप एक काम करो, आप फूफू के साथ सो जाओ, ठीक है? मैं आपको सुला देती हूँ। चलो। गुड नाइट। चलो लेटो। एक दिन हस्बे मामूल जब नौरीन ने आसिफ को ग्रीन सिग्नल दिया तो वो छत से कूदकर नौरीन के कमरे में आ गया। शब्बीर ने देखा कि रात के अंधेरे में जैसे ही आसिफ दबे पांव नौरीन के कमरे में दाखिल हुआ, नौरीन ने अंदर से चटखनी लगा ली। इससे पहले कि वो आसिफ से कोई बात करती, दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता उसकी भांजी के रोने की आवाज आने लगी। फुप्पो दरवाजा खोले, फुप्पो दरवाजा खोले। मुनस्सम, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पीछे। हाँ 1 मिनट।
नौरीन ने जल्दी से दरवाजा खोलकर बच्ची को अंदर खींच लिया और इस तरह गोद में लिया कि उसकी नजर आसिफ पर ना पड़ सके, लेकिन बच्ची ने आसिफ को देख लिया था। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो आसिफ अंकल। आसिफ अंकल? आसिफ अंकल थोड़ी है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप भूत से डरती हो ना, तो आपने भूत देखा होगा, आप भूत से डर गई होगी। भूत नहीं होता है, फुप्पू तो सारे भूतों को भगा देती है ना? इतनी देर में आसिफ 9-11 हो गया और नौरीन बच्ची को यही यकीन दिलाती रही कि वो आसिफ नहीं था बल्कि कोई भूत था जिसे उसने भगा दिया था। कोई भी नहीं है। आप रो रही थी? ऐसे नहीं रोते। आओ चलो, फुप्पू आपको सुला देगी, ठीक है? देखो गया कोई भी नहीं है, भूत भी नहीं है ना? आओ मैं आपको सुलाती हूँ। एक रात मुबैना तौर पर 8 साला बच्ची ने अपनी पुप्पो और आसिफ को काबिल एतराज हालत में देख लिया था, जिस पर रात के अंधेरे में आसिफ और नौरीन ने बच्ची का मुंह बंद करके उसे करीबी खेत ले गए और उसे कत्ल करके फेंक दिया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया है वो ये है। 5 अक्टूबर को पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एक लड़की मिसिंग है घर से, और उसी सर्च ऑपरेशन में हमें बच्ची की डेड बॉडी जो है वो नजदीकी खेत से मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, FIR लॉन्च की गई, जितने जियो फेंसिंग करवाई गई, लोकल सोर्सेज यूज किए गए, तो उससे पता ये चला कि उसमें लड़की की फुप्पो इन्वॉल्व है। जब उसको लड़की की फुप्पो को अरेस्ट किया गया और उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने फर्दर बताया कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर है और उसका इस अफेयर का उस लड़की को पता था। उस फुप्पो ने अपने जिसका अफेयर था उसके साथ प्लान किया और उसमें फर्दर एक बंदे को लाया जो कि तीनों अरेस्ट हैं। वो उसको साथ लड़की को साथ वाले खेत में लेके गए और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया, उसका गला काट दिया। वारदात उन्होंने इस तरह की कि लड़की को घर से निकालने वाली उसकी फूफी है, और जैसे ही उसने रात को उसको घर से मिसिंग किया उसके बाद साथ में कहीं छुपे हुए थे ये लोग, उसके हैंड ओवर किया और उसको साथ वाले खेत में ले जाके उन्होंने उसका गला काटा। ये अलग शुक्र है कि ये ब्लाइंड मर्डर था और हमने ये 4 दिनों में इसको ट्रेस किया। जितने सारे इसमें वांटेड लोग थे वो सारे अंडर अरेस्ट। मासूम 8 साला बच्ची की सगी फूफी ने मुबैना ताल्लुकात का भांडा फूटने के खौफ से कत्ल कर दिया था। शब्बीर ने चिन्योट में 8 साला मासूम बच्ची की सगी फूफी के हाथों हलाकत की मजम्मत की है और कहा है कि उसने अपने मुबैना घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जो सफाक कदम उठाया था उसकी माफी ना तो इस दुनिया में मिल सकती है और न ही आखिरत में। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।